गाइस वेलकम बैक टू फिजिक्स फैंटम। माय नेम इज मनीषा और मैंने अभी ना साइंस की एक सुपर सीरीज स्टार्ट की है जो स्पेशली उन बच्चों के लिए हेल्पफुल होने वाली है जिन्हें ये नहीं समझ में आता कि हमें हमारी एनसीईआरटी के नोट्स कैसे प्रिपेयर करने हैं, या फिर जब रिवीजन होती है एग्जाम टाइम से पहले तो उस टाइम पे क्या चीजों को छोड़ना है, क्या चीजों को पढ़ना है। मतलब जो एनसीईआरटी का अगर मैं एक पर्टिकुलर चैप्टर की बात करूं उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कि हमें नहीं पढ़नी होती हैं। उनमें से कौन सी वाली चीजें इंपॉर्टेंट है, कौन से नोट्स प्रिपेयर करने में हेल्पफुल है, कौन से पॉइंट्स हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो ये जो सारे क्वेश्चंस या जिस भी किसी स्टूडेंट को इन सब में वीकनेस है तो उनके लिए मैं एज अ जिनी बनकर आई हूँ कि आपने एक विश मांगी और वो पूरी हो गई। तो ये जो मैंने सीरीज स्टार्ट करी है ये इसमें आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है कि आपको नोट्स प्रिपेयर करने में हेल्प करेंगे मैं, जिस तरीके से आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अपने नोट्स को प्रिपेयर करना है। और प्लस लास्ट टाइम पे एग्जाम से पहले जो लास्ट टाइम की जो रिवीजन होती है उसमें क्या चीजों को पढ़ना है, कितनी चीजों को छोड़ना है, ये सब आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है इन मेरी इन वीडियोस की सीरीज को देख के जो मैंने सुपर सीरीज स्टार्ट करी है इसके बाद में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को जितना ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कर सकते हो उतना करिए ताकि सब स्टूडेंट्स तक, आपके फ्रेंड्स तक, नॉन पर्सन्स में, दुश्मनों में, दोस्तों में, सब जगह मेरी वीडियो जा सके। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। अब इससे पहले वाली जो वीडियो थी इस चैप्टर की जो स्टार्टिंग थी उसमें मैंने आपको बताया केमिकल रिएक्शन क्या होती है, इक्वेशंस क्या होती है, ठीक है, फिजिकल और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, किस टाइप से आप उनको आइडेंटिफाई करेंगे, या फिर जब रिएक्शन टेक प्लेस करते हो उस टाइम पे किन चेंजेस से हम उसको ये बता सकते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन है या फिर ये केमिकल इक्वेशन, ठीक है। अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखी है ना तो बोलना ही नहीं पड़े मुझे कि आपको पहले उस वीडियो को देखना है, उसके बाद में इस वीडियो को आना है यहाँ पे और इसको भर के लाइक करना है, भर के शेयर करना है ताकि ना सबको ये वीडियो मिले, ठीक है। अब देखिए मैंने उसमें फर्स्ट में आपको मैग्नीशियम रिबन के बारे में बता दिया था, किस तरीके से बर्निंग होती है, क्या क्या चीजें आपको मिलती है, क्या प्रोडक्ट्स मिलते हैं, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने उसमें बोली थी। अब उसी इंपॉर्टेंट कुछ चीजों की सीरीज को मैं इसमें कंटिन्यू करने वाली हूँ। तो सबसे पहले इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, ठीक है, और अगर नहीं चैनल को सब्सक्राइब किया तो प्लीज थोड़ा जल्दी चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। अब देखिए इसमें मैंने अभी आपको क्या बोला, जो टॉपिक मैंने उसमें लास्ट खत्म किया था वो था केमिकल रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद ये वीडियो का सेकंड है, इसको कंटिन्यू किया है मैंने। अब इसमें सबसे पहले मैंने लिखा है कि केमिकल रिएक्शन को हम कैसे लिखते हैं, ठीक है, सबसे बड़ा क्वेश्चन कैसे लिखते हैं। अब ये बहुत ही बेसिक सी चीज है, मैंने आपको फर्स्ट में बताया था और अभी अगेन मैं ये चीजें रिपीट करती हूँ एज अ रिवीजन आपके लिए, ठीक है। इसमें क्या होता है, केमिकल रिएक्शन को आपको कैसे लिखना होता है। हमारे पास केमिकल रिएक्शन, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें दो चीजें मेन होती है, एक होता है रिएक्टेंट साइड और एक होती है प्रोडक्ट साइड, ठीक है। रिएक्टेंट का मतलब होता है अभिकारक, प्रोडक्ट का मतलब होता है उत्पाद। तो दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिलके हमको एक या दो ज्यादा प्रोडक्ट देते हैं, ठीक है, मीन्स कि हमें उससे उत्पाद मिलता है। अब यहाँ पे देखिए Mg+O2 ये चीज क्या होती है, रिएक्टेंट, जिसको मैं लेफ्ट हैंड साइड बोल सकती हूँ, और MgO ये क्या चीज है, प्रोडक्ट, जिसको आप राइट हैंड साइड से डिनोट कर सकते हैं। सिंपल है, बहुत ही सिंपल सा है। Mg+O2 गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, Mg मैग्नीशियम हो गया, O2 ऑक्सीजन हो गया, MgO क्या हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब पूछा जाए ये किस चीज की रिएक्शन है, तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था ये किस चीज की रिएक्शन है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, ठीक है। मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया था, जलाया गया था इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एयर। अब ये जो साइंस में ना ये चीजें कुछ थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड दे देती हैं, सिर्फ घुमाने के लिए दी जाती हैं, वरना आपको ये तो पता ही है, यही पढ़ते पढ़ते बड़े हुए हैं कि किसी चीज को जलाने के लिए, कंबशन, दहन के लिए हमें किस चीज की जरूरत होती है, ऑक्सीजन की, ठीक है। तो ये बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि मैग्नीशियम को किसके प्रेजेंस में जलाया जा रहा है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ठीक है। अब इसके बाद देखिए Mg+O2 ये वाली साइड कौन सी हो गई, लेफ्ट हैंड साइड, जिसको मैं रिएक्टेंट बोलूंगी। अभी आपको फर्स्ट स्टेप है वीडियो में, इसमें सिर्फ इतना मैं आपको बता रही हूँ कि रिएक्शन को कैसे लिखा जाता है, ठीक है। MgO क्या हो गया, प्रोडक्ट साइड हो गई, और ये किसकी रिएक्शन हो गई, मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया जा रहा है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ठीक है। आप शायद ये सोच रहे होंगे कई बीच में कि मैं बार बार ये नीचे क्यों देख रही हूँ, तो यहाँ पे मैंने ना टाइमर ऑन किया हुआ है, तो वो कई बार होता है ना वीडियो बोलते बोलते बंद हो जाती है, इसलिए मैं टाइमर ऑन करके वीडियो शूट कर रही हूँ। तो ये इसलिए मुझे बार बार देखना पड़ रहा है कि कहीं टाइम खत्म हो जाए, वीडियो बंद हो जाए, मैं ऐसे ही अकेले में बोले जा रही हूँ, ठीक है। देखिए बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ये जो टाइप होता है इस टाइप से हम केमिकल रिएक्शन को लिखते हैं।
अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है कि बैलेंसिंग, नेक्स्ट आप जब एनसीईआरटी में खोलेंगे इस टॉपिक के जस्ट बाद आपको बैलेंसिंग दे रखी है। अब उससे पहले एक चीज समझिए, ठीक है। जैसे ये रिएक्शन है Mg प्लस O2 गिव्स MgO, जो कि लेफ्ट हैंड साइड है और ये वाली कौन सी है, राइट हैंड साइड। यहाँ पे आपके पास 3 टाइप्स है, एक आता है बैलेंस्ड, एक आता है अनबैलेंस्ड और एक होता है स्केलेटल, ठीक है। अगर किसी भी रिएक्शन में लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ जो ये यहाँ जैसे मैग्नीशियम है, O2 है, मतलब जो एलिमेंट्स आपको गिवन है इनके जो नंबर ऑफ एटम्स है अगर वो दोनों साइड पे इक्वल है, रिएक्शन होने से पहले और रिएक्शन होने के बाद, मींस की रिएक्टेंट साइड पे और प्रोडक्ट साइड पे अगर दोनों साइड नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एटम्स इक्वल है तो उस इक्वेशन को या उस रिएक्शन को हम कहते हैं बैलेंस इक्वेशन, ठीक है। अब अगर ऐसा नहीं होता है, जैसे कि इधर Mg के ज्यादा हो जाए, इधर कम हो जाए और ऑक्सीजन के एक साइड कम एक साइड ज्यादा हो जाए, मींस की जो एलिमेंट्स मींस को जो आपको अगर दोनों साइड में नंबर ऑफ एलिमेंट्स एटम के इक्वल ना हो, ठीक है, सॉरी, नंबर ऑफ एटम्स अगर एलिमेंट्स के इक्वल ना हो तो उस चीज को हम बोलेंगे अनबैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई जिसमें दोनों साइड में नंबर ऑफ एटम्स इक्वल हो, और ये वाली अनबैलेंस्ड हो गई जिसमें दोनों साइड नंबर ऑफ एटम्स इक्वल नहीं है। तो अगर ये इक्वल है, दोनों एटम्स जो है मतलब दोनों साइड में एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एटम्स अगर इक्वल है तो वो बैलेंस्ड इक्वेशन है। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये चीज क्या हो जाती है, अनबैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है। सो अब ना आपके पास एक नई टर्म आने वाली है जिसमें मैं बोलूंगी स्केलेटल इक्वेशन। आप सोचेंगे अब ये क्या है, अभी तो बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड मैंने बता दिया। तो स्केलेटल इक्वेशन में कुछ खास अलग नहीं होता, बस होता सिर्फ इतना है कि मास जो होता है ना वो दोनों साइड पे इक्वेशन के सेम नहीं होता। अब मास में क्यों चेंजेस आ जाते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स दोनों साइड इक्वल नहीं है, मतलब कि इधर जो एलिमेंट्स है, मैंने 2 एलिमेंट्स लिए यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, इधर दोनों का कॉम्बिनेशन क्या हो गया, MgO, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में जिसमें मास दोनों साइड्स पे इक्वल ना हो, दोनों साइड्स मतलब कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पे इक्वल ना हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, ठीक है। सो गाइस, जो स्केलेटल केमिकल इक्वेशन होती है उसको बैलेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। क्यों जरूरी होता है, क्वेश्चन आता है क्यों जरूरी होता है, ठीक है। अब आपके पास में क्वेश्चन है व्हाई बैलेंसिंग इज नेसेसरी, ठीक है। जो बैलेंसिंग है, इक्वेशन को बैलेंस करना है, बराबर करना है, इक्वल करना है, नंबर ऑफ एटम्स को दोनों साइड इक्वल करना है, क्यों जरूरी है, क्वेश्चन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब आपके पास में क्वेश्चन है कि जो ये बैलेंसिंग पोर्शन मैंने आपको वर्ड बार बार बोल रही हूँ, ये बैलेंसिंग करना क्यों जरूरी है। सो इस क्वेश्चन का आंसर लेने के लिए ना आपको अपनी पीछे की मेमोरीज में जाना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा ध्यान लगाइए कि आपको पीछे क्या चीज पढ़ी थी, पीछे मतलब कि 9th क्लास में, ठीक है। 9th क्लास में आपने एक टर्म पढ़ी होगी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ा होगा। तो कोई भी ऐसा लॉ अगर आपने पढ़ा है तो उसमें आपने एक स्टेटमेंट पढ़ी होगी। मैं यहाँ पे मास की बात कर रही हूँ तो मैं मास से बता देती हूँ, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। तो इसमें आपने क्या पढ़ा था, मास का मतलब होता है द्रव्यमान, ठीक है। इसमें एक स्टेटमेंट पढ़ी थी, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन ट्रांसफर ओनली वन फॉर्म टू अनदर। पीछे वाली स्टेटमेंट को छोड़िए, सिर्फ इतना ध्यान रखिए, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमको क्या कहता है कि जो मास है, द्रव्यमान है, ना उसको बनाया जा सकता है ना उसको घटाया जा सकता है, ठीक है। तो इसमें जो चीज है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसके अकॉर्डिंग अगर मैं ये स्टेटमेंट में बोलती हूँ तो इसके अकॉर्डिंग जो दोनों साइड है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड, तो इस साइड पे मुझे नंबर ऑफ एटम्स को इक्वल करना पड़ेगा, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पर भी। इसलिए इक्वेशन को बैलेंस करना क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। जितना जरूरी आपका पढ़ना है, जितना जरूरी आपके लिए खाना ठूसना है, जितना ज्यादा जरूरी आपके लिए घूमना फिरना है, जितना ज्यादा जरूरी आपको व्हाट्सएप पे टाइम देना है, उतना ही ज्यादा जरूरी इस इक्वेशन को बैलेंस करना भी होता है, ठीक है। सो जब मैं इक्वेशन बैलेंसिंग की बात करूंगी तो आपको ध्यान में रखना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इस पे अप्लाई होता है, जिसकी वजह से हम इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। और सेकेंड थिंग आपको ध्यान में रखनी है कि जब भी हम इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो इट मीन्स कि आपका जो रिएक्टेंट साइड है वो, उसमें नंबर ऑफ एटम्स जो एलिमेंट्स के हैं और जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके प्रोडक्ट पे उनमें नंबर ऑफ एटम्स क्या होने चाहिए, इक्वल। अब इसको छोटी सी बात से समझते हैं। अब देखिए, जैसे यहाँ पे देखा है Mg प्लस O2, अब यहाँ पे एक मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन के कितने हो गए, 2, ठीक है, और गिव्स हमको MgO में एक मैग्नीशियम और एक क्या है, ऑक्सीजन है। तो यू कैन से कि अनबैलेंस्ड इक्वेशन है, ठीक है। मींस कि जो नंबर ऑफ एटम्स है एलिमेंट्स के वो इक्वल नहीं है।
ये एक छोटी सी बात थी, बहुत बड़ी मैंने करके समझाई है। आई होप ये चीज समझ में आई होगी। जब इस छोटी सी बात को इतना बड़ा करके आप समझेंगे ना, तो आपको बहुत छोटी छोटी चीजें समझ में आई होंगी। इसके बाद में जब आप ये चीज समझ लेते हैं तो इसके बाद में आप बहुत इजीली इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है ना, वो यही होने वाला है कि कैसे इक्वेशन बैलेंस होती है, क्या चीजें उसमें आती हैं। सो अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, देखिए अभी मैंने आपको ना बैलेंसिंग बता दिया कि बैलेंसिंग क्यों जरूरी होती है, एक स्केलेटल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं। अब आपके पास में क्वेश्चन क्या आता है, देखिए सबसे पहले जो मैंने ना इक्वेशन ले रखी है, इसको कैसे बैलेंस किया जाता है। आपके पास दो तरीके होते हैं किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। ठीक है, सबसे पहला जो तरीका होता है वो सुपर इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं ना, एक्स्ट्रा वाले बच्चे, उनके लिए होता है। ठीक है, जिनमें बहुत ही ज्यादा दिमाग होता है, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होता है, तो ये उनके लिए जो सुपर डुपर इंटेलिजेंट होते हैं। और जो सेकंड मेथड है वो मेरे जैसे स्लो लर्नर्स के लिए। अब देखिए दोनों मेथड्स को कैसे। फर्स्ट मेथड जो होता है ना कि आपने इक्वेशन देखी, दिमाग में मैथ्स इतनी ज्यादा अच्छी है कि दिमाग में कैलकुलेशन करी और ये इक्वेशन देखी और फट से सोल्यूशन। ठीक है, तो वो जो मेथड होता है ना, वो तो बिल्कुल हवा में ही होता है। ठीक है, अब उस तरीके से, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस बहुत ज्यादा अच्छी करते हैं ना, तो उसके बाद में ये अपने आप कैलकुलेशन में आ जाता है। लेकिन जो सेकंड मेथड आपकी एनसीईआरटी में गिवन है, उसको कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, हिट एंड ट्रायल मेथड का मतलब क्या होता है, जैसे कई बार आपने देखा होगा कि ना हम तुक्का लगाते हैं किसी चीज पे, लग गया तो सेट, नहीं तो वो क्वेश्चन गलत। ठीक है, सेम चीज हिट एंड ट्रायल मेथड में होती है कि हम बहुत सारे ट्रायल्स करते हैं इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। जब भी मैं हिट एंड ट्रायल मेथड की बात करूंगी तो उसमें हम एक टेबल फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, जिसमें एक साइड पे एलिमेंट्स होते हैं, सेकेंड वाले में लेफ्ट हैंड साइड के एलिमेंट्स होते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, एंड नेक्स्ट थर्ड जो कॉलम बनता है उसमें राइट हैंड साइड के नंबर ऑफ एटम्स लिखे होते हैं। देखिए एग्जाम्पल, अब देखिए यहाँ पे क्या गिवन है, एलिमेंट्स। ठीक है, इधर क्या होता है लेफ्ट हैंड साइड और ये क्या हो गई राइट हैंड साइड। ठीक है, अब इसमें देखने वाली चीज क्या है, फर्स्ट इक्वेशन मैंने दे रखी है जिंक Zn plus H2SO4 gives ZnSO4H2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है आप देखेंगे ना, तो ये इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड है। कैसे, इधर जिंक हमारे पास क्या है, एक है, और यहाँ पे भी कितने हैं, सिंगल है। H2SO4 में सबसे पहले H2 को देखिए, H के पास कितने हैं, 2, और यहाँ पे भी कितने हैं, 2, तो भी ये भी बैलेंस है। थर्ड पे देखेंगे SO4। ठीक है, ये SO4 है और ये भी ऑलरेडी क्या है, SO4। आप इसको अलग अलग भी देख सकते हैं S और O की फॉर्म में, लेकिन साथ देखेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। और क्यों, इसकी वजह मैं भी आपको भी नीचे बताने वाली हूँ कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन तो बैलेंस है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब दिमाग वाली जो बात आती है ना, वो सेकेंड इक्वेशन आती है। कैसे, याद रखा है Fe2H2O gives Fe3O4 plus H2। आप क्या करते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड में आपने ऐसे एलिमेंट्स के लिए टेबल बना ली जिसमें आपने एलिमेंट्स को लिखा। यहाँ पे एलिमेंट्स में क्या क्या है, देखिए हर बार देखेंगे Fe है, H और O है, इधर भी सेम सेम है। आपने तीनों एलिमेंट्स लिखे, लेफ्ट हैंड साइड पे उनका नंबर लिखेंगे, राइट हैंड साइड पे, और उतनी बार अटेम्प्ट्स करेंगे जितनी बार तक ये इक्वेशन आपकी बैलेंस नहीं हो जाती। ठीक है, ये मेरा मैं इस टॉपिक को इस वीडियो में इसलिए नहीं करवा रही हूँ क्योंकि थोड़ा ये लेंदी है, और मैं सिर्फ अभी नोट्स बनाने में कैसे हेल्प होती है उस चीज के लिए मेरी वीडियो लाने का पर्पस है, तो मैं उसको स्पॉइल नहीं करना चाहती। स्टिल अगर आपको नहीं समझ में आता कैसे इक्वेशन को इजीली बैलेंस करते हैं, कमेंट करिए फटाफट से बिना सोचे, मैं इसके ऊपर भी वीडियो लेकर आऊंगी। ठीक है, सो अब इसमें देखिए आपने क्या किया, हिट एंड ट्रायल मेथड में ऐसे टेबल बनाई और वीडियो इक्वेशन को क्या किया, बैलेंस किया। ठीक है, बट एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि जब भी हम इक्वेशन को इक्वलाइज करेंगे, बैलेंस करेंगे, तो उस टाइम पे कभी भी आप जो फॉर्मूला है या जो एलिमेंट है या जो कंपाउंड है उसको सेपरेट नहीं कर सकते, मतलब उसके साथ कोई मजाक नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा H2O, तो जब भी आप इसको बैलेंस करेंगे तो H2O को पूरा कंबाइन लेना है, ये नहीं हाइड्रोजन को अलग लेंगे, ऑक्सीजन को अलग लेंगे। इसका एग्जांपल देखिए, 4 अगर आपको लगाना है तो H2O के आगे लगेगा, ऐसे नहीं कि ये O के साथ में लगा रहे हैं या H2 के साथ में, ये चीजें जो होती है ये क्या हो जाती है, गलत हो जाती है। तो आपको जब भी इक्वेशन को बैलेंस करेंगे उस टाइम पे कभी भी आपको फॉर्मूले को ब्रेक नहीं करना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लाइन थी। इसके बाद में नेक्स्ट जब आप भी ये बैलेंसिंग वाली शीट खोलेंगे, एनसीईआरटी में पेज खोलेंगे, तो आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे, तो इनके बाद में आपको ये डाउट्स सारे क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद में नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि जब आप इक्वेशन को लिखते हैं तो उस टाइम पे जो आप एलिमेंट्स लेते हैं उसमें कुछ आपकी गैसेस हो सकती हैं, ठीक है, कुछ आपके लिक्विड हो सकते हैं, कुछ सॉलिड हो सकते हैं, कुछ एक्वस। एक्वस का मतलब होता है वाटर के साथ सॉल्यूशन प्रिपेयर करना। ठीक है, तो उसको हम कैसे लिखते हैं, अब पहले
जैसे कि अब कोई रिएक्शन है सॉलिड में, लिक्विड में, तो ये चीज कैसे समझेंगे। अब देखिए मैंने यहाँ पे रिएक्शन, ये जो रिएक्शन मैंने अभी ऊपर जो लिखी थी उस वो अनबैलेंस थी, ये क्या हो गया बैलेंस्ड। अब यहाँ पे लिखा 3Fe प्लस 4H2O गिव्स Fe3O4 प्लस 4H2O, ठीक है। अब इस रिएक्शन में ना बहुत सारे एलिमेंट्स है, बहुत सारे कंपाउंड्स आपको गिवन है, तो कोई लिक्विड हो सकता है, कोई सॉलिड हो सकता है, कोई एक्वस हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज आप कैसे पहचानेंगे, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब ये पूरी चीजें आप उसमें नहीं लिख सकते, अब क्या करेंगे, इसको शॉर्ट में लिखते हैं। जैसे Fe ये क्या हो गया सॉलिड फॉर्म में, इसको नोटेशंस बोलते हैं, जो हम इक्वेशन को लिखते वक्त इसको रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज करते हैं कि जो हमने एलिमेंट यूज किया है क्या वो सॉलिड है, क्या वो लिक्विड है, या फिर वो गैसेस की फॉर्म में, या फिर वो एक्वस में, ठीक है। फिर उसके बाद में H2O, अब देखिए बहुत सारे इसमें ना दिमाग लगाएंगे अपना। H2O में क्या होता है, H2O क्या है, लिक्विड, वाटर है, तो यहाँ पे L होना चाहिए, लेकिन मैंने क्या लिखा है गैस। तो आप सोच सकते हैं कि मैंने गलत लिखा है, बिल्कुल भी नहीं सोचना ये तो, क्योंकि मैंने ये गलत नहीं लिखा है। देखिए अब मैंने यहाँ पे लिखा है ना कि H2O के साइड में मैंने क्या लिखा है यहाँ पे नोटेशन में गैस, तो इसका मतलब जो यहाँ पे गैस मैंने लिखा है इसका मतलब ये हो गया कि जो ये रिएक्शन टेक प्लेस हुई है इसमें जो वाटर है इसको एज अ स्टीम, एज अ भाप हमने यूज किया, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे गैस, क्योंकि स्टीम क्या होती है ऐसे उड़ जाती है भाप बनके, ठीक है। गिव्स Fe3O, ठीक है, O4 ये क्या हो गया सॉलिड फॉर्म में हो गया, और H2 ये क्या हो गई गैस हो गई। तो ये कुछ नोटेशन थी, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस और एक्वस। एक्वस का मतलब सॉल्यूशन इन वाटर, इतना समझ में आ गया होगा। इसके बाद में ये मैंने आपको बता दिया H2 के साथ में गैस कब लिखेंगे, जब वो आपको पता होगा कि वाटर को एज अ स्टीम हम यूज करें या स्टीम की फॉर्म में यूज करें। इसके बाद में जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, ये लिखने के बाद में एक नई चीज आपके पास आती है, और वो चीज क्या है कि जो आपने इक्वेशन लिखी है, ठीक है, उसमें क्या होता है एक एरो बना होता है, ये जो एरो है ना ये एरो, अब ये भी खाली नहीं होगा, ऐसा तो नहीं है ना कि इसको खाली छोड़ देंगे। इसमें हम क्या लिख सकते हैं, जैसे कि कई बार रिएक्शन जो है ना काफी प्रेशर में क्रिएट करी जाती है, प्रेशर या फिर टेम्परेचर में चेंजेस लाके, या फिर एक कैटलिस्ट डाला जाता है। कैटलिस्ट का मतलब होता है जो रिएक्शन को फास्ट करवाने में, टेक प्लेस करवाने में हेल्प करता है, ठीक है। कुछ ऐसे एक्स्ट्रा वाले जो हम चीजें यूज करते हैं वो हम इस एरो पे लिखते हैं। अब एग्जांपल देखिए, जैसे यहाँ लिखा मैंने CO प्लस H2 गिव्स CH3OH, ठीक है। तो ये रिएक्शन, अब इसके ऊपर मैंने इस रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए टेम्परेचर कितना लिया था 340 एटमॉस्फेरिक। अब इस चीज को मैं रिएक्शन में कहीं पे भी तो नहीं लिख सकती, तो ये जो एरो आपके पास गिवन है ये हेल्प करता है कि अगर आपको कोई प्रेशर, टेम्परेचर या फिर कोई कैटलिस्ट अगर आप ऐसा यूज करें तो आप वो कहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस रिएक्शन में इतना टेम्परेचर यूज हुआ है, बाकी ये सब्सटेंसेस आपके शो गए कि ये गैस है, ये गैस है, और ये क्या चीज आई आपकी लिक्विड। सेम विद सेकेंड एग्जाम्पल, यहाँ पे मैंने लिखा है CO2 प्लस H2O गिव्स C6H12O6। ये किसका फॉर्मूला है, ग्लूकोज का फॉर्मूला है, ठीक है। अब इससे आपको क्या मिला, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर, ठीक है। तो इसमें किसकी प्रेजेंस में हुआ, ये सनलाइट की प्रेजेंस में, और क्लोरोफिल। अब जब सनलाइट और क्लोरोफिल आ गया तो आपका दिमाग जल जाना चाहिए, दिमाग की बत्ती जली होगी, और ये चीज दिमाग में आई होगी कि ये जो प्रोसेस होता है क्या होता है, फोटोसिंथेसिस, जो कि ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद से बनाते हैं। तो ये कुछ इक्वेशंस थे, कुछ टाइप थे, कुछ क्वेश्चंस थे, कुछ पॉइंट्स थे, कुछ एनसीईआरटी की चीजें थी जो मैंने कवर करने की कोशिश करी है अभी तक। गाइस 2 वीडियोस में मैंने आपको फर्स्ट इंटेक्स्ट के जो क्वेश्चंस है उससे पहले वाला, जो इंटेक्स्ट में आपका ब्लू कलर का बॉक्स गिवन होगा एनसीईआरटी में, उससे पहले के मैंने सारे टॉपिक्स को क्लियर करवा दिया, ईच एंड एवरी लाइन जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थी। अगर इतनी मेहनत के बाद भी अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर वीडियो अच्छी नहीं भी लगी ना तो मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या कमी है, मैं नेक्स्ट वीडियो में उस चीज को इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगी। थैंक यू सो मच, बहुत मजे करिए, खूब खेलिए और खाइए पिए, लेकिन पढ़ाई भी करिएगा। ओके, थैंक यू, ध्यान रखिए आप लोग।